हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लाए हैं गुप्त काल से जुड़े 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी के आसपास की थी, लेकिन वास्तविक विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। प्रश्न नंबर 2, गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त का काल, बी चंद्रगुप्त प्रथम का काल, सी स्कंदगुप्त का काल, डी चंद्रगुप्त द्वितीय का काल। इसका सही उत्तर है डी चंद्रगुप्त द्वितीय का काल। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का उत्तम विकास हुआ। तो भारत का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। प्रश्न नंबर 3, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? ए हरिसेन, बी कालिदास, सी अमर सिंह, डी कृष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर है ए हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जिसने इलाहाबाद के स्तंभ पर प्रशस्ति लिखी थी, जिसमें समुद्रगुप्त के युद्धों और विजयों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ए समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाना, बी लिच्छवी कन्या से विवाह, सी इलाहाबाद प्रशस्ति का निर्माण, डी हुनों को हराना। इसका सही उत्तर है बी लिच्छवी कन्या से विवाह। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर एक मजबूत राजनीतिक संधि की, जिससे गुप्त वंश की शक्ति बढ़ी। प्रश्न नंबर 5, चंद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी? ए महाराजा धीराज, बी विक्रमादित्य, सी पराक्रमी सिंह, डी अश्वमेध कर्ता। इसका सही उत्तर है ए महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त को उसकी युद्ध विजय और शक्ति के कारण महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 6, समुद्रगुप्त के काल को किस रूप में जाना जाता है? ए सांस्कृतिक युग, बी धार्मिक युग, सी सैन्य विजय युग, डी पुनर्जागरण युग। इसका सही उत्तर है सी सैन्य विजय युग। समुद्रगुप्त ने भारत के कई राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। फिर प्रश्न नंबर 7, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? ए विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी महाराजा धीराज, डी परमेश्वर। इसका सही उत्तर है ए विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई कि उसकी शक्ति, संस्कृति और प्रेम न्यायप्रियता के लिए। ये भी पूछा जाता है कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कि प्रश्न नंबर 8, गुप्त काल में कौन सी धातु की मुद्रा का प्रचलन था? ए चांदी, बी तांबा, सी सोना, डी लोहा। इसका सही उत्तर है सी सोना। गुप्तकालीन स्वर्णिम मुद्राएं विश्व प्रसिद्ध है। इन मुद्राओं में राजा के चित्रित आकृति और उपाधियां अंकित होती थी। फिर प्रश्न नंबर 9, गुप्त काल के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर है ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जो तत्कालीन शासक की सर्वोच्चता का प्रतीक था। तो ये भी पूछा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो वो है समुद्रगुप्त ने। प्रश्न नंबर 10, प्रसिद्ध लेखक कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है सी
चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास जिन्हें संस्कृत साहित्य का महानतम कवि माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 11, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम किस भाषा में लिखी गई थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी हिंदी। इसका सही उत्तर है सी संस्कृत भाषा में। अभिज्ञान शकुंतलम एक प्रसिद्ध नाटक है जो महाकवि कालिदास द्वारा संस्कृत में लिखा गया और इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ये भी पूछा जाता है कि कालिदास के द्वारा रचित जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो कौन सी भाषा में है, तो वो संस्कृत भाषा में है। प्रश्न नंबर 12, गुप्त काल के दौरान प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? ए तक्षशिला और पाटलिपुत्र, बी नालंदा और विक्रमशिला, सी नालंदा और उज्जैन, डी वाराणसी और श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर है सी नालंदा और उज्जैन। नालंदा क्या था? नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र था, बौद्ध शिक्षा केंद्र था, और उज्जैन खगोल और गणित के लिए था। फिर प्रश्न नंबर 13, गुप्त काल में फाहियान भारत क्यों आया था? ए व्यापार के लिए, बी युद्ध के लिए, सी बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु, डी भारतीय साहित्य पढ़ने के लिए। तो इसका सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म के अध्ययन के हेतु फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया। उसने बौद्ध धर्म के अध्ययन के साथ साथ गुप्तकालीन समाज और शासन व्यवस्था का भी विवरण दिया। फिर प्रश्न नंबर 14, गुप्तकालीन शासकों ने किस धर्म को विशेष संरक्षण दिया? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी इस्लाम धर्म। तो उन्होंने सबसे ज्यादा संरक्षण वैदिक धर्म को दिया था। गुप्तकाल ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों में भी सहिष्णुता दी, यानी कि वो वैसे तो ब्राह्मण थे, मतलब वैदिक था उनका, वैदिक धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया, और वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो सभी धर्मों को मानते थे। प्रश्न नंबर 15, गुप्त काल में किस विद्वान ने आर्यभट्टीय की रचना की? ए वारामिहिर, बी भास्कर, सी आर्यभट्ट, डी ब्रह्मगुप्त। इसका सही उत्तर है सी आर्यभट्ट। ये भी पूछा जाता है कि आर्यभट्टीय की रचना किसने की? आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना की। प्रश्न नंबर 16, गुप्त काल में किस गणितज्ञ ने दशमलव पद्धति की खोज की? ए वारामिहिर, बी आर्यभट्ट, सी ब्रह्मगुप्त, डी भास्कराचार्य। तो उसका सही उत्तर है बी आर्यभट्ट। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि दशमलव पद्धति की खोज किसने की, तो वो की है आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति और शून्य के उपयोग की अवधारणा प्रस्तुत की, जो गणित के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन था। प्रश्न नंबर 17, गुप्त काल के दौरान प्रमुख खगोल शास्त्री कौन थे? ए भास्कर, बी वारामिहिर, सी बाणभट्ट, डी विष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर है बी वारामिहिर। वारामिहिर ने बृहत संहिता सहित कई ग्रंथों की रचना की। खगोल विज्ञान, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र से संबंधित। प्रश्न नंबर 18, गुप्त काल की सबसे प्रमुख गुफाएं कौन सी थी? ए अजंता गुफाएं, बी एलोरा गुफाएं, सी भीमबेटका, डी बाराबर गुफाएं। तो इसका सही उत्तर है ए अजंता की गुफा। ये भी पूछा जाता है। अजंता की बौद्ध गुफाएं गुप्त काल में बनी थी, जिसमें उत्कृष्ट दिक्कत और मूर्तिकला के उदाहरण मिलते हैं। प्रश्न नंबर 19, गुप्त काल में किस धातु से बनी प्रतिमाएं प्रसिद्ध थी? ए तांबा, बी लोहा, सी कांस्य, डी पीतल। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी कांस्य। कांस्य से बनी बुद्ध और अन्य प्रतिमाएं गुप्त काल के अद्वितीय कला को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 20, गुप्तकालीन प्रशासन में कुमार मात्य कौन होता था? ए कर वसूलने वाला अधिकारी, बी न्यायाधीश, सी मंत्री परिषद का सदस्य, डी सीमावर्ती क्षेत्रों का संरक्षक।
तो कुमार मात्य कौन होता था? मंत्री परिषद का सदस्य। कुमार मात्य गुप्त प्रशासन का एक उच्च अधिकारी होता था जो राजाली मंत्री परिषद में शामिल रहता था। उधर आता है ये भी एग्जाम में कि कुमार कुमारा मात्य कौन होता था? तो इसका सही आंसर है मंत्री परिषद का सदस्य। प्रश्न नंबर 21, गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? ए हुणों का आक्रमण, बी बौद्ध विद्रोह, सी ब्राह्मण विरोध और डी समुद्री लुटेरे। तो इसका सही आंसर है ए हुणों का आक्रमण। मध्य एशिया में आए हुणों ने गुप्त साम्राज्य पर लगातार आक्रमण किए जिससे राज्य की शक्ति कमजोर हुई। प्रश्न नंबर 22, स्कंदगुप्त ने किस विदेशी जाति से संघर्ष किया? ए शक, बी कुषाण, सी हूण, डी यूनानी। तो इसका सही उत्तर है सी हूण। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका और साम्राज्य को अस्थायी रूप से सुरक्षित किया। फिर प्रश्न नंबर 23, गुप्त काल में किस भाषा और लिपि का सबसे अधिक प्रयोग होता था? ए संस्कृत और ब्राह्मणी, बी पाली और खरोष्ठी, सी प्राकृत और नागरिक, डी हिंदी और नागरिक। उसका सही उत्तर है ए संस्कृत और ब्राह्मणी। गुप्त काल में संस्कृत को राजभाषा और ब्राह्मणी को प्रमुख लिपि के रूप में प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 24, गुप्तकालीन समाज की विशेषता क्या थी? ए समानता आधारित, बी वर्ण व्यवस्था पर आधारित, सी जमींदारी व्यवस्था, डी लोकतांत्रिक शासन। इसका सही उत्तर है बी वर्ण व्यवस्था पर आधारित। गुप्त काल में समान वर्ण व्यवस्था के अनुसार विभाजित था जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो 4 वर्णों में विभाजित था। जो जिन्हें सबसे ऊपर माना जाता था वो थे ब्राह्मण। फिर प्रश्न नंबर 25, गुप्त काल का प्रमुख वास्तुकला शैली कौन सी थी? ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी बेसर शैली, डी पारसी शैली। तो इसका सही उत्तर है ए नागर नागर शैली। उत्तर भारत में गुप्त काल के दौरान नागर शैली की वास्तुकला का विकास हुआ जिसमें शिखर वाले मंदिर बनते थे। यानी कैसे शिखर वाले मंदिर बनते थे? ये वाली शैली कब शुरू हुई? गुप्त काल में ऐसे शिखर वाले मंदिर बनने लगे तो वो गुप्त काल में। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फिर प्रश्न नंबर 26, गुप्त काल में किस धातु का प्रयोग सबसे बड़े वैज्ञानिक चमत्कार माना जाता है? ए लोहा, बी तांबा, सी सीसा, डी चांदी। इसका सही उत्तर है ए लोहा। दिल्ली में लोहा स्तंभ गुप्त काल की धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है जो सदियों से बिना जंग के खड़ा है। प्रश्न नंबर 28, गुप्त काल में किसने पंचतंत्र की रचना की? ए विष्णु शर्मा, बी कालिदास, की वारामिहिर, डी भास्कर। तो इसका सही उत्तर है ए विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नीति कथाओं का संग्रह है जो आधुनिक नीति शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 29, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की? ए परमेश्वर, बी शत्रुघ्न, सी विक्रमादित्य, डी अरनायक। इसका सही सी शकों शक शासकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जो उसकी विजेता को दर्शाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 30, गुप्त काल में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? ए हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध धर्म, डी सिख धर्म। तो इसका सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख बौद्ध शिक्षण संस्थान था जहां भारत के विदेशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो ये थे 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपको याद करने हैं और मैं इसी तरह की सीरीज लाऊंगी सभी टॉपिक से रिलेटेड सीरियल वाइज, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि और इससे यूनिक आपको क्या चाहिए।
ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।